आज तीन बड़ी ज़रूरी चीज़ों पर आप लोगों से चर्चा करनी थी। परसों भी हमने देखा कि पुराना हुड्डा डिपार्टमेंट या नया HSVP डिपार्टमेंट जो है उसके अंदर इंडस्ट्रियल प्लॉट का एक घोटाला सामने आया, जिसके अंदर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने लगभग 30 करोड़ से ऊपर के प्लॉट्स को अटैच किया और पूर्व मुख्यमंत्री की इन्वॉल्वमेंट उस पूरे प्लॉट आवंटन मामले के अंदर सामने आया। और ऐतिहासिक तौर पर आज से पहले हमेशा हम सुनते आए थे कि पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा की प्लॉट आवंटन के अंदर बड़ी बड़ी धांधलियां कर गए, मगर जो करंट मुख्यमंत्री हैं कहीं ना कहीं उनने भी कोई कसर हुड्डा के प्लॉट आवंटन के अंदर छोड़ने का काम नहीं किया। एक मामला पानीपत का सामने आया है, जिसके अंदर 6 बेनिफिशियरी हैं, जिनमें से एक कमला देवी है, प्रताप मलिक है, जगबीर मलिक है, जय भगवान है, केड़ा देवी है और बलिंदर सिंह है। लगभग 52 बेनिफिशियरी थे जिनकी जमीन एक इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर एक्वायर हुई थी, मगर करंट गवर्नमेंट ने कुछ प्रॉपर्टी डीलरों के साथ मिलकर जो किसानों को एक्विजिशन के बदले में हुड्डा के अंदर रेजिडेंशियल प्लॉट अलॉट होते हैं, उस मामले में करोड़ों की धांधली करी। उसका एक एग्जाम्पल हमारे सामने है। जो ये कमला देवी है, इसने अप्लाई जो किया, वो एप्लीकेशन डाली, ये रिकॉर्ड है उसका। कमला देवी विधवा प्रेम सिंह 16,274, 18 सेक्टर के लिए अंदर 10 मरला जमीन, रिसाड़ू गांव 177 बाय 222, 18 सेक्टर पानीपत के लिए इसने अप्लाई करी कि इसको जमीन 18 सेक्टर में दी जाए, जहां की आज के दिन भी 18 सेक्टर के अंदर जमीन खाली पड़ी है, प्लॉट खाली पड़े। मगर कुछ प्रॉपर्टी डीलरों की मिली भगत से मुख्यमंत्री के अप्रूवल के बाद, कई साथी कहेंगे, मैं आपको दिखा दूं कि ये एक स्पेशल लेटर निकाला गया, जिसके अंदर लास्ट लाइन लिखती है, दिस हैज बीन अप्रूव्ड बाय ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर कम चेयरमैन HSVP। मुख्यमंत्री के अप्रूवल के बाद सिर्फ 6 बेनिफिशियरीज जो मैंने आपके सामने नाम दिए, उनको सेक्टर 18 में नहीं, बल्कि जो और प्रीमियम सेक्टर है, जिसकी लैंड वैल्यू खुद गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा दिखाती है, और वो भी आंकड़े हमारे पास है, खुद गवर्नमेंट के रिकॉर्ड के माध्यम से जो लेटेस्ट आंकड़े हैं, ये लेटर है 6/4/2018 का। इसके अंदर पानीपत के सेक्टर 18 की लैंड वैल्यू गवर्नमेंट कहती है 23,000 रुपये स्क्वायर मीटर, और सेक्टर 12 जहां इन 6 बेनिफिशरीज को प्रीमियम प्लॉट्स अलॉट करे गए, उसकी लैंड वैल्यू है 63,000। डिफरेंशिएशन सिर्फ सेक्टर बदलने से 1 स्क्वायर मीटर का जो आता है वो 40,000 रुपये का है। अगर हम बात करें कमला देवी की अकेले की, तो कमला देवी को 500 स्क्वायर यार्ड अलॉट हुए, उसका मतलब है 618 स्क्वायर मीटर। अगर 40,000 रुपये स्क्वायर मीटर कमला देवी को बेनिफिट मिला, तो इसकी सिंपल कैलकुलेशन है कि 40,000 इंटू 418 लगभग 1,67,000 और कुछ 67 लाख और कुछ हजार रुपए ये बनते हैं। आप खुद सोचो कि अगर एक बेनिफिशियरी को मुख्यमंत्री ने इस तरीके से अनड्यू एडवांटेज दिया, और ये तो 6 केसेस सिर्फ पानीपत के सामने आए,
कितना बड़ा नेक्सस पुराने हुड्डा डिपार्टमेंट या HSVP जो नया डिपार्टमेंट है इसके, प्रॉपर्टी डीलरों के और करंट गवर्नमेंट के अंदर है। और हैरानी की बात है, हमने RTI लगवाई, हमने सरकार से मांग करी कि ये जो अलॉटमेंट हुई उस दिन की वीडियो हमें मुहैया कराई जाए। तो आज 2 महीने से ऊपर का समय हो चुका, अब तक गवर्नमेंट की ओर से ना तो वो उस अलॉटमेंट की कोई वीडियोग्राफी हमें दे पाई है सरकार, और कहीं ना कहीं वो जो किसान थे वो किसान इसके अंदर बेनिफिशियरी नहीं। आज इसके अंदर कोई बेनिफिशियरी बना है तो सीधा स्पष्टता के साथ बड़े प्रॉपर्टी डीलर हैं जिनकी डायरेक्ट चेयरमैन HSVP के साथ साठगांठ है, और चेयरमैन HSVP खुद मुख्यमंत्री है, और मुख्यमंत्री ने कहीं ना कहीं उस चीज के अंदर अनड्यू एडवांटेज सारे पत्रकार साथियों को मैं बताना चाहूँगा। हमारे बीच में प्रकाश भारती जी प्रदेशाध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी आए हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। एक मामला और जो सामने आया, आपने खुद देखा होगा, जैसे ही लोकसभा के चुनाव खत्म हुए एक बात मुख्यमंत्री और उनकी टीम ने कही थी कि हरियाणा प्रदेश में बम्पर नौकरियां निकाली जाएगी। और मैं तो आपके अखबारों का धन्यवाद करूंगा कि बम्पर नौकरियों की एडवर्टाइजमेंट कल एक अखबार में तो 6 पेज की थी, और उससे 2 दिन पहले 2.5 पेज की एक अखबार में थी। एक अखबार मैं भी लेके आया। पर हैरानी की बात है कि 888 पदों के लिए एक एडवर्टाइजमेंट निकाली गई हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की। मैं आपको एडवर्टाइजमेंट दिखा दूं, रिकॉर्ड है। आप ये कॉपी अखबार बता दूंगा, एक का नाम लूंगा तो आपको 2 नाराज होंगे। जिस अखबार में है, रिकॉर्ड की बात है कि यही सेम एडवर्टाइजमेंट 2015-16 के अंदर एडवर्टाइज करी गई। बच्चों के फॉर्म भराए गए, उनसे पैसे लिए और कैंसिल कर दी, और बाकायदा इस एडवर्टाइजमेंट में मेंशन्ड है कि ये सारी पद जितने हैं ये सारे री एडवर्टाइज करे गए। एक चीज तो साबित होगी कि जो मुख्यमंत्री बम्पर नौकरियों की बात कर रहे थे, पिछले सालों में केवल मात्र युवाओं के साथ धोखाधड़ी करने का काम कर रहे हैं। और इसी धोखे के अंदर एक चीज और शायद कई साथियों ने हमारे फेसबुक अकाउंट्स पर भी देखी होगी कि 80 लोग शॉर्टलिस्ट किए गए हैं स्टाफ सिलेक्शन, इसने बिजली विभाग ने SDO इलेक्ट्रिकल के लिए, और वो 80 लोगों की लिस्ट देखे, हैरानी की बात है कि केवल मात्र इन 80 के अंदर 2 बच्चे हरियाणा प्रदेश के हैं, एक प्रियांशी अग्रवाल और दूसरा पुलकित गोयल। पहले तो मैं इन 2 को बधाई दूंगा कि इन 2 का नंबर कैसे लगा, ये भी अपने आप में समझने की चीज है। साथियों, कैसे कैसे लोग हरियाणा के अंदर SDO इलेक्ट्रिकल में भर्ती हुए, अगर मैं नाम बताऊं तो शायद कोई हरियाणवी समझ भी ना पाए। एक नाम है सत्यानंतन भट्टाचार्य, दूसरा है तरुण वलेचा, गीतेश पटेल, संदीप मौर्य, दीपक पटेल, फिर उसके बाद है मधुंजय सुजोय सुनील, विवेक सिंह बोरा, राहुल नेगी। ये थोड़े नाम है, मैं आपको और नाम बताऊंगा तो पूरी लिस्ट ही ऐसी है जिसके अंदर हरियाणा डोमिसाइल ही नहीं, हरियाणा के बच्चों की नियुक्तियां नहीं हुई। ये सिलेक्शन प्रोसेस 2017 के अंदर बिजली विभाग ने चेंज किया। जो लोग गुजरात मॉडल की बात करते हैं, गुजरात मॉडल के ऊपर चलने का इनने काम किया। 2017 के अंदर जब सिलेक्शन प्रोसेस की शुरुआत हुई तो उस समय भी 70% हरियाणा के बच्चों को नौकरियां मिली। 18 के अंदर वो कम होकर 50% से भी कम होगी, और ये 19 की लिस्ट है SDO इलेक्ट्रिकल की। हैरानी है कि पूरी लिस्ट में 3% भी हरियाणा के बच्चे नहीं, और ये शुरुआत कहीं और से नहीं करी, ये मुख्यमंत्री ने अपने खुद के दफ्तर से करी, जिसके अंदर आज सभी कॉन्ट्रैक्टर जो हैं वो हमारे स्टेट के बाहर से है, चाहे वो लेबर के हो। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के अंदर
जो किलोमीटर स्कीम घोटाला आपके सामने आया, उस किलोमीटर स्कीम घोटाले के अंदर भी एक चीज सामने आई कि अधिकतम कंपनियां जो स्कीम के बेनिफिशियरी थी, या तो वो पंजाब की थी, या दिल्ली की थी, या गुजरात की थी। आज हम बात करें माइनिंग सेक्टर की बात, माइनिंग के अंदर भी आप उठाकर देखो, जितने लाइसेंसेज हरियाणा में अलॉट किए गए, अधिकतम लाइसेंस हरियाणा के बाहर के लोगों को अलॉट करने का काम हरियाणा सरकार ने काम किया है। एक चीज जरूर आपको बोलूं कि ये चीज साबित कर देती है कि जो लोग आज गुजरात मॉडल को आगे लेकर चल रहे हैं, वो हरियाणा के रोजगार के अंदर भी हरियाणा के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये प्राइवेट सेक्टर में तो खिलवाड़ चलता आया था, मगर ये पहली बार है कि आज सरकारी सेक्टर के अंदर भी इस तरह का खिलवाड़ हमें देखने को मिला है। और ये जो चीज़ आज सामने आ रही है, चाहे वो प्लॉट आवंटन की बात हो, री एडवर्टाइजमेंट की बात हो, या एसडीओ इलेक्ट्रिकल की भर्ती की बात हो, सरकार की मंशा साफ है कि हरियाणा का भविष्य, हरियाणा के युवा को ना तो रोजगार मिले, ना रोजगार का कोई साधन मिले। और बड़े बड़े बिल्डरों को, जैसे हुड्डा साहब ने 10 साल मौज लुटाई, बेच बेच के जमीन, जिस तरीके से उनके वारे नारे किए, आज कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री भी अंदर खाते उसी राह पर चल पड़े। ये आशीर्वाद यात्रा जो है, ये भी सरकारी प्रचार का भ्रष्टाचार है। जिस तरीके से करोड़ों रुपया इसके अंदर खर्चा जा रहा, मुझे कोई बता रहा था कि एम्बुलेंस जो साथ चलती है, उस एम्बुलेंस के अंदर डॉक्टर नहीं है, पुलिस वाले बैठे हैं चाय और बिस्किट लेकर। आप लोग चेक करवा लेना, मैं सही बोल रहा हूँ। तो इस तरह के अगर प्रचार में भ्रष्टाचार मुख्यमंत्री कर रहे हैं, करोड़ों रुपया एक्सचेकर का कर रहे हैं, तो इस प्रदेश का दिवालिया निकालने का काम करेंगे। देश का तो दिवालिया निकलना शुरू हो चुका, देश की अर्थव्यवस्था पूरी तौर पर बर्बाद होने के कगार पर आ चुकी। आपने खुद देखा किस प्रकार से हरियाणा तो 1.5 लाख करोड़ से भी ऊपर चला गया आज कर्जे के तौर पर, मगर 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से पैसा निकाला गया। मैं जब अमेरिका में पढ़ता था 2006 में, मुझे याद है उस समय के राष्ट्रपति ने $1 ट्रिलियन उनकी इकोनॉमी के लिए उनके रिजर्व बैंक से निकाला था। और वो $1 ट्रिलियन का असर था कि पूरी इकोनॉमी 2007, 8 और 9 के अंदर रिसेशन में आई। लोग जो बड़ी गाड़ियों पे चला करते थे, मजबूरीवश साइकिल में आ गए, और जो लोग डे टू डे वेज करते थे, वो बेरोजगार हो गए, उनको दर दर की ठोकरें खाने का काम हो। आज ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो, आज बड़ी इंडस्ट्री हो, आज कपड़े वाले हो, आपने खुद देखा कैसे अखबारों के अंदर अब तो टी इंडस्ट्री, कॉटन इंडस्ट्री एडवर्टाइजमेंट लगा रही कि हमारे कितनी ज़्यादा जॉब लॉस हो रही। ये साबित कर देता है कि प्रधानमंत्री आज मंदी की ओर नहीं ध्यान कर, आज अपने नाम और अपने प्रचार को बढ़ाने की ओर ध्यान दे रहे। और अगर इस तरीके से चलता रहा तो मैं स्पष्ट शब्दों में कह दूं, वी विल बी इनटू अ रिसेशन वेरी सून एंड इट विल बी वेरी वेरी ड्रास्टिक। आप बोल दो कि एक एटम बॉम्ब जैसे रिएक्ट करता है, आने वाले समय में शायद हमारी इकोनॉमी इस तरीके से रिएक्ट करे। आज सोना तो 40,000 पार कर लिया, डॉलर जिसको 50 लाने की बात करते थे, वो शायद अपने हाईएस्ट मुकाम पर पहुंच गया। आज हम बात करें फ्यूल प्राइजेस की, जो लोग फ्यूल प्राइजेस कट डाउन करने की बात करते थे, 2 रुपये तो सेस बढ़ा दिया, उसके बाद भी ड्रास्टिक इंक्रीज क्रूड ऑयल प्राइजेस की वजह से आज फ्यूल में है। तो आम गरीब आदमी जो है, इसको किसी तरह की राहत ना देना, ये सरकार की मंशा को साबित कर देता है कि खुद वो इकोनॉमी को कहीं ना कहीं एक रिसेशन में ले जाने का काम कर रहे हैं। तो यही 3 विषय आपके बीच में थे। जो साथी आज हमारे साथ शामिल हुए, मैं उनका भी आभार प्रकट करता हूँ। 22 के 22 जिलों में जाकर एक एक कार्यकर्ता से, पदाधिकारी से मिलकर आगे की रूपरेखा बनाएंगे। कल क्योंकि हमने कहा था कि हाथी चाबी लेकर चंडीगढ़ जाएगा, वो शुरुआत मेवात से करी पूरे हरियाणा की, और कल समापन उसका पंचकुला था, जो चंडीगढ़ के हमारा सटावा जिला है। और आज चंडीगढ़ में आपके बीच में है। ये गठबंधन प्रदेश के अंदर एक ताकत लेकर आएगा और एक नारे के साथ आगे बढ़ेगा, किसान का मेरे आगे बढ़, जीत ले अपना चंडीगढ़। और उस चंडीगढ़ को फतेह करने के लिए बसपा और जसपा मिलकर प्रदेश के अंदर आने वाले दिनों में बड़ी रैलियां भी, जिसमें हम
बहन जी को भी उम्मीद करेंगे कि मंच पर आकर हमारी ताकत को बढ़ाने का काम करें और संयुक्त तौर पर जहाँ ये जिम्मेवारी डॉक्टर मेघराज जी की और भारती जी की लगाई है, संयुक्त तौर पर पूरे 90 हलकों का मिलकर अब आने वाले दिनों में हम आज प्रोग्राम बनाकर आपको इशू करेंगे, जिसके अंदर एक एक विधानसभा सेगमेंट को हम जल्द से जल्द टच करेंगे। ये चीज़ 11 तारीख को भी हमने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी उस दिन क्लियर करी थी कि जिस दिन चुनाव डिक्लेयर होगा, कौन सा विधानसभा सेगमेंट पे हाथी चुनाव लड़ेगा, कौन से पे चाबी चुनाव लड़ेगी, वो आपको स्पष्टता के साथ और कैंडिडेट्स के साथ हम देने का काम करेंगे, जिससे चुनाव डिक्लेयर होते ही मैदान के अंदर ये गठबंधन अपनी ताकत दर्शाए। वो चीज़ सारी हम आपको जिस दिन सीट बताएंगे इस पे कौन लड़ेगा कर देंगे। और जो आपका सवाल है, मुझे लगता नहीं मेरे से ज़्यादा आपको उसके बारे में पता है। मेरे पास कल से पहले इसकी कोई जानकारी नहीं थी। कल रमेश जी का जरूर मेरे पास समाचार आया, मेरी पहले से कमिटमेंट थी आज की चंडीगढ़ में, आगे प्रोग्राम है। कोई मैंने अपराध किया हो जब तो मैं जवाब दूं, कोई जवाब देना होता है वो अपराधी को देना होता है। एक प्रयास है उनका, उनने मेरे को बताया वो चाहते हैं, मगर कई ऐसी बातें हैं जो शायद मैं अकेला इस पे निर्णय ना ले पाऊँ, ये संगठन का निर्णय होगा। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी से उनकी क्या बात हुई है, क्योंकि वो हम इन 7 दिन के दौरों पर थे, आखिरी के 4 दिन तो मैं भी मेरे पिताजी से नहीं मिल पाया क्योंकि हमारा टूर प्रोग्राम इस तरीके का। मैं उनसे ज़रूर मुलाकात करूँगा, उनसे पहले चर्चा करने के बाद फिर इनके जो प्रयास हैं इसके अंदर अगर कोई चीज़ इनकी तरफ से आगे लाई जाती है, जो लगता है कि संगठन के तौर पर इतने साथी जितने हमारे साथ गठबंधन भी है, सबके प्रति कुछ ना कुछ सुरक्षित रहेगी उनकी सोच को हम जरूर सम्मानित करेंगे, मगर उसका निर्णय कोई मेरे अकेले का नहीं। मैंने आपको भी बता दिया, आपने जवाब तब्दीली की बात करी, मीटिंग की बात करी, ना मेरे पास इसकी कोई जानकारी आप नहीं बताई। मैंने आपको उसके बारे में बता दिया कि पहले मैं डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी से मुलाकात करूँगा, उसके बाद संगठन के सारे मुख्य साथियों से चर्चा करूँगा, गठबंधन से चर्चा करूँगा। ये बातें एक दिन और एक सेकंड में होने वाली नहीं। जो दौर हमने देखा है 10 महीनों के अंदर, जिस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगे हैं, मुझे लगता है उन सम्मानित साथियों को उनके बारे में भी पहले चर्चा करनी थी। सरदार प्रकाश सिंह बादल हमारे परिवार के मुखिया हैं, चौधरी देवीलाल के परम मित्र थे। आज के दिन भी मैं चौटाला साहब से ज़्यादा उनका सम्मान करता हूं, क्योंकि उम्र में भी और पद में भी और हमारे घर के अंदर भी वो बड़े। उनने जो बात कही वो उनके दिल की आवाज़ थी। अगले दिन किसी ने एक बात कही, उस चीज़ को वहाँ समाप्त कर दिया। हम उस पर विचार करें, सोचें, ये मुझे लगता है कि मेरी बात नहीं, और ये राजनीतिक बात है। राजनीतिक बात अगर मैं पूरे देश की करूं, सोनिया जी, मेनका जी भी राजनीतिक तौर पर 2 अलग पार्टियों में, चौधरी रंजीत सिंह जी, जगदीश दादा जी, प्रताप दादा जी और चौटाला साहब भी शायद 4 अलग अलग पार्टियों में रहे। बादल साहब और उनके ब्रदर भी आज 2 संगठनों के अंदर। राजनीतिक तौर पर क्या निर्णय लेना है, ये किसी परिवार के एक व्यक्ति का निर्णय नहीं होता। उनके साथ खड़े संगठन के सारे साथियों का है, जरूर उनकी बात का सम्मान करेंगे, मगर जो बात अगले दिन ही काट दी जाए तो मुझे लगता है कि जो लोग दरवाजा खोलना ही नहीं चाहते उसके ऊपर चर्चा करने का कोई विषय। आफ्टर जीएसटी एंड डीमोनेटाइजेशन आवर कंट्री हैज सीन अ स्लो मेल्टडाउन, but recently that meltdown has increased with a drastic speed. Sir, मैं वही पूछ रहा हूँ कि I'm coming to your point. You have to have a plan. Our major plan for employment of the youth of Haryana is our first agenda of this alliance is every job, either be government or private, we have to have 75% reservation for the children who have Haryana domicile. If we start creating employment in our state, that will create that money to rotate around our state's economy, and that is coming into our own GST bank, not to the national GST bank where we have to beg the central government. You mark my words, there are 5 states after GST who are going to get into a soup: Haryana, Punjab, Uttarakhand, Gujarat and Tamil Nadu. Because our production is vastly
on the higher side than the consumption. But after GST, taxes will go to the state where consumption are high, for example, Uttar Pradesh, Maharashtra, and Bengal and Bihar. So we are seeing an economic slowdown in our state because of the introduction of GST. Central government has to plan on it. But in terms of coming into power, this alliance will come. We will create jobs into our own economy so that we can have the funds rotating in our own hands. Therefore, the slowdown will take a higher pace.